चलिए, सो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सो थोड़ा सा प्रोसीजरल लेक्चर है ये वाला, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर 230। सो सर्कुलर 230 में हमने एक तो प्रिपेरर के बारे में समझा, प्रैक्टिशनर के बारे में समझा। आज हम कुछ उनकी सैंक्शनेबल पेनल्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम बात कर रहे हैं फेलोनी के बारे में, बात कर रहे हैं कि एक एक्ट, सैंक्शनेबल एक्ट अंडर सर्कुलर 230, कि ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो आपके अगेंस्ट में सैंक्शन लेकर आ सकते हैं। सैंक्शन, डिसबारमेंट, और हमने रिपेमेंट, वेल उसको प्रीवियस क्लासेस में काफी अच्छे से समझ लिया था। सो फेलोनी का मतलब होता है इनकॉम्पिटेंसी एंड डिसरेप्यूटेबल कंडक्ट, कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन का साउंड नहीं आ रहा। हु इज सेइंग दैट? आना चाहिए साउंड तो। वेरी लेस। पूरा ही साउंड है यहाँ तो यार। अभी भी नहीं क्लियर? ऑडिबल है, चलिए। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि ऐसा एक्ट जो कि प्रोफेशन का क्या कर देता हो, डिसरेप्यूटेबल कंडक्ट और इनकॉम्पिटेंसी, ऐसा कोई आपको काम नहीं करना है जो कि एक डिसरेपुटेशन एक्ट में। सर डिसरेपुटेशन कैसे हो सकता है? यार आपने क्लाइंट की बुक्स आपको मिली है, आप क्लाइंट की बुक्स उसको रिटर्न नहीं कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग का काम आप कर रहे हो, एम्बिजलमेंट आप कर रहे हो, तो यहां पर सीरियस क्राइम अंडर द फेडरल और स्टेट लॉ, यूजुअली पनिशेबल बाई इम्प्रिजमेंट ऑफ मोर देन 1 ईयर और बाई डेथ। वैसे तो फेलोनी यहां पर इस इतना डेथ वगैरह तो नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसे एक्ट में पनिशेबल हो चुके हैं जिसमें डेथ हो गई है, मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया गया है या इम्प्रिजमेंट हो गया, तो आपके अगेंस्ट में सैंक्शन लगा दी जा सकती है। आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। रिलेवेंस टू टैक्स प्रैक्टिस क्या क्या होगा सर? फाइलिंग ए फॉल्स रिटर्न, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट रिलेटेड टू टैक्स फाइलिंग्स, मतलब किसी की आइडेंटिटी चुरा रहे हैं आप, उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर, ऐसे कोई काम कर रहे हैं जिसके कारण आपके अगेंस्ट में सैंक्शंस क्या लगाई जा सकती हैं, इंपोज की जा सकती। तो यहां पर बहुत सारी सैंक्शंस पूछी जाती है, लेकिन मेजरली ये 5-6 हैं की सैंक्शनेबल एक्ट अंडर दी सर्कुलर 220। तो सर हमको इसको याद नहीं रखना है, वी डोंट वांट टू रिमेंबर द थिंग्स। हमें सिर्फ ऐसा सोचना है सर, ऑब्वियसली बात है, इनकॉम्पिटेंसी एंड डिसरेप्यूटेबल कन्विक्शन हो गया, फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू आईआरएस है, नोइंगली और अबेटिंग अदर वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ। कितने बड़े बड़े वर्ड है, वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ। तो पूरा एक्ट पढ़ रहे हैं आप, उस पूरे एक्ट में कहीं भी आप वायलेशन करेंगे, सैंक्शन लगाई जा सकती। फेलियर टू पर्सनल फाइल रिटर्न, फेलियर टू फाइल पर्सनल और क्लाइंट टैक्स रिटर्न, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट फंड, ये सारे पढ़ने के हैं केवल। डिसबॉर्मेंट और सस्पेंडमेंट बाई अनदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जैसे कि सर आप अटॉर्नी थे, आपका लाइसेंस वहां से कैंसिल हो गया, तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सारे सेक्शन लिखे हैं, डोंट नीड टू रिमेंबर द सेक्शन। फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, नॉट वेरीफाइंग द फैक्ट बिफोर फाइलिंग और एडवाइजिंग, नेग्लिजेंस, सब पढ़ने की और कुछ भी याद करना नहीं है इसमें। फेलियर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आईआरएस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड कंसेंट, फीस इशू, अनकॉन्शियबल फीस जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद इम्प्रॉपर एडवर्टीजमेंट और सॉलिसिटेशन, फॉल्स मिसलीडिंग डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन एड्स, असिस्टेंस फ्रॉम सस्पेंडेड और डिसबार्ड पर्सन। ये सारा काम एक ही जगह पे मैंने आपको, जितनी सारी सैंक्शन आप अलग अलग जगह पढ़ते, मैंने पूरे नोट्स में आपको एक ही जगह। स्टिल पीपल आर सेइंग वॉइस आर नॉट कमिंग।
बाकी सब थोड़े, कई लोग वीडियोस ऑफ कर लो बेटा, हो सकता है इसके कारण। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेस साउंड। अब मैं क्या करूं यार, कुछ लोगों को नहीं आ रहा वो अपना, मैं तो और इससे ज्यादा आवाज बोलूंगा तो मेरा गला बैठ जाएगा, वैसे ही बहुत लाउड बोलता हूँ। सबको ऑडिबल है, किसी एक आध को होगा इशू तो वो थोड़ा सा अपना कंप्यूटर चेक कर लें। व्हाट इज द टेक्स्ट शेल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको समझना पड़ेगा। टेक्स्ट शेल्टर का मतलब, कई बच्चे ये समझते हैं, आपको है ना पूरे एक्ट में ये टर्मिनोलॉजी बार बार देखने को मिलने वाली है। लॉट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू रीड दिस टर्मिनोलॉजी। टैक्स शेल्टर इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट और स्ट्रेटेजी टू यूज रिड्यूस एलिमिनेट टैक्सेबल इनकम। तो देखिए, एक तो टैक्स शेल्टर होता है लीगल तरीके से प्लान करना, लीगली टैक्स प्लानिंग करना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप आपके इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं 1040 का, और उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं ऑफ आईआरए, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। ये इलीगल है या लीगल तरीका है? ऑब्वियस ही बात है सर, इट्स अ वेरी लीगल वे। तो अगर हम कोई रूल्स को फॉलो करें और लीगल तरीके से काम करें तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग। ये वर्ड देखने को मिलेगा आपको, लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग। और अब्यूजिव, इलीगल और डिसेप्टिव टैक्स स्कीम, तो टैक्स की चोरी करना, अगर इलीगल और अब्यूजिव तरीके से वॉयलेशन ऑफ लॉ करते हैं, फर्जी बिल बना लेना सर। आपने क्या किया, फर्जी फेक बिल बना लिए, वो क्या है? तो वो डिसेप्टिव प्लानिंग में आएगी। तो सर उसके अगेंस्ट में क्या हमें टैक्स की पेनल्टी लगनी चाहिए? बिल्कुल लगेगी आपके अगेंस्ट। तो आपको यहां पर पेनल्टी देनी पड़ेगी टैक्स शेल्टर के केस में। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स शेल्टर्स। लेजिटिमेट, जैसे आपने आईआरए का डिडक्शन ले लिया, डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। और एक होता अब्यूजिव, इलीगल और एग्रेसिव स्ट्रेटजी विदाउट नो इकोनॉमिक सब्सटेंस, क्रिएटेड सोनली टू अवॉइड टैक्स। तो आपको वहां पर पहचानना पड़ सकता है ये टैक्स शेल्टर है या नहीं। अब एक एग्जांपल देते हैं, किसी ने पूछा सर इसको हम फ्रॉड क्यों नहीं कह रहे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी कंपनी का नाम है एकेपीआई एजुकेशन। आप लोग मुझे लेट से 50,000 देते हो, है ना? मान के चला 18% मान के चलो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे दूं, 9,000 मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मेरे जेब में तो 41 आए। अब मैंने बोला यार क्या करें, गवर्नमेंट को टैक्स ना दें ना दें, क्या करें, चलो दुबई चलते हैं। आपको मैं दुबई में एक बैंक अकाउंट ओपन करता हूं और आपसे बोलता हूं कि पेमेंट वहां पे डालना। दुबई में जीएसटी नहीं लगता। टैक्स प्लानिंग है या टैक्स चोरी है, आप बताओ। कई बच्चे बोल रहे सर ये टैक्स की चोरी है। क्यों चोरी है भैया? दुबई में कंपनी बनाना क्या बुरी बात है? मतलब हम करें तो चोरी है, आप करें तो सीना चोरी है? हमने इंटेंशन कहां से रॉन्ग है? टैक्स को बचाना इज नॉट, ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि हमारा इंटेंशन रॉन्ग है? हो सकता है कि हम दुबई से ही सर्विस दे रहे हैं, आपको क्या पता मैं कहां बैठा हूं? हम्म क्या मेरा वीडियो देख के आप बता सकते हो कि मैं अभी इंडिया में बैठा हूं या नहीं बैठा हूं? हम्म आप कैसे कह सकते हो मैं इंडिया में नहीं बैठा हूं? आपको हो सकता है मैं गोवा में किसी होटल में बैठा हूं अभी। ये कौन डिसाइड करेगा? सर ये टैक्स प्लानिंग है। अभी हम जीएसटी की बात कर रहे हैं ना, कुछ लिमिट तक इंडिया वाले तो बोलते हैं 20 लाख तक का रिसीव करो, उसके ऊपर हमको 8%, 18% टैक्स दे दो, शिक्षा पे टैक्स दे दो, एजुकेशन पे टैक्स दे दो। दुबई वाले बोल रहे एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं लेते। टैक्स प्लानिंग। तो ये टैक्स शेल्टर है। तो ये लीगल तरीका है टैक्स बचाने का, इलीगल तरीका नहीं है। इलीगल तरीका तो और दूसरा होता। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी आएगा आपको एग्जांपल आगे। आपकी कंपनी अमेरिका में है और आपको ऑर्डर मिलता है इंडिया से।
और आप एक कंपनी खोलते हो दुबई में, दुबई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देते हो, सारा रॉ मटेरियल यहां से सप्लाई होता है और दुबई से इंडिया को सेल होती है। क्या दिक्कत? दुबई बोल रहा है हमारे देश में फैक्ट्री डालो, मॉरिशस बोल रहा है हमारे देश में फैक्ट्री डालो, जो भी आप सेल करोगे। हमने 100% कंपनी बना ली, एक 100% हमने कंपनी बना ली। कंपनी इज ए लीगल, सेपरेटली लीगल एंटिटी इनकम टैक्स में भी। अमेरिकन कंपनी के पास इस दुबई कंपनी के 100% शेयर है। दुबई में आपने मैन्युफैक्चरिंग की, दुबई में आपने सब कुछ किया, सेल भी दुबई से इंडिया को हो गई। अगर अमेरिका से इंडिया में सेल करते तो अमेरिकन गवर्नमेंट तो बोलती 21% टैक्स दे दो। हमने तो जाके दुबई में, आज दुबई क्यों इतना रिच कंट्री क्यों है? दिस इज बिकॉज टैक्स प्लानिंग, टैक्स, अब तो कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। तो ये एक टैक्स शेल्टर्स। तो दिस इज लेजिटिमेट टैक्स स्ट्रेटजी लाइक रिटायरमेंट अकाउंट, डेप्रीशिएशन, ऑफशोर यूनिट आप अगर कहीं खोलते हैं। तो अब्यूजिव हो गया कि सर मैंने फर्जी बिल बना दिए, मैंने बच्चों का इनरोलमेंट किया, उनसे बोला कैश में पेमेंट दे दो, मैं गवर्नमेंट को दिखा नहीं रहा हूं। वो क्या है? वो होगा बेटा अब्यूजिव तरीका, टैक्स शेल्टर, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगी। तो अगर यहां पर ऊपर सर हम तो पेनल्टी की बात कर रहे थे, हम बच्चों की कहानी में कहां आ गए सर आप तो वो पेनल्टी की बात कर रहे थे कि टैक्स शेल्टर के ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है अगर आपने अब्यूजिव प्रैक्टिस करी, लेजिटिमेट तरीके से काम नहीं। एक आएगा बैज ऑफ फ्रॉड। कई आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स आजकल की टर्मिनोलॉजी है। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे यूज ही करते होगे बेटा आप कॉर्पोरेट में, कि नहीं करते हो? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते हो ना, रेड फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग्स क्या एक्चुअल में फ्लैग बोलते हो तो क्या एक्चुअल में फ्रॉड है? नहीं सर, इंडिकेटर्स। बैजेस ऑफ फ्रॉड आर इंडिकेटर ऑफ रेड फ्लैग्स that taxpayer may have intentionally committed fraud to evade the taxpayer। तो आप मुझे बताइए, पेनल्टी आपके ऊपर विलफुल लगाना चाहिए या आपने एक्सीडेंटल कर दिया गया? क्या एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हो सकती है या नहीं हो सकती है किसी से? बिल्कुल हो सकती है सर। तो इसी तरीके से आईआरएस क्या करता, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, इनकम को दो कैटेगरी में डाल सकता है, रेड फ्लैग्स के रूप में डाल सकता है कि यार ये फ्रॉडुलेंट हो सकता है रेदर देन एक्सीडेंटल। तो आईआरएस कुछ ट्रांजेक्शन को की कैटेगरी बनाई उसने, जो आपको काम आ सकती है। काफी टेक्निकल लैंग्वेज है, लग रही होगी आपको। कॉमन बैजेस ऑफ फ्रॉड क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, आप अगर एक हर साल कंसिस्टेंटली एडवांस टैक्स भर रहे हैं और अगर आप किसी टाइम एडवांस टैक्स ना भरो, इनकम टैक्स से कोई ना कोई कॉल आ जाता है या नोटिस मेल आ जाता है। हैव यू हर्ड अबाउट दैट और नॉट? सुना है आपने कहीं कि नहीं, किसी ने इंडिया में? आप कंसिस्टेंटली आपका टैक्स पे करो, बट अगर किसी साल नहीं पे किया, वो रेड फ्लैग्स डाल देते हैं कि यार हो सकता है कि आपने अपनी इनकम अंडर स्टेटमेंट तो नहीं कर रहे, वो आपको मेल कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कॉमन बैज ऑफ फ्रॉड, आईआरएस रिकॉग्नाइज। आप अपनी इनएडिक्वेट रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करते हो, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी होगी। आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, कंसीलमेंट ऑफ असेट्स अंडर दी अदर नेम्स, ये सब क्या है? कॉमन बैजेस ऑफ फ्रॉड है। इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन। अब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आप मर्सिडीज से घूम रहे हो, आईआरएस आपके इस प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लेगा क्या? मेरे यार ये तो मेरी जो गाड़ी है ये मेरी नहीं है, ये मेरे बेटे की है, मुझे उसने दी है, नाम उसने खरीद के दी है, नहीं ना। तो सम, अब जैसे आपने कहीं सुना होगा, इन बड़े बड़े लोगों की शादी होती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर उसमें घुस जाते हैं। वो कुछ नहीं, बढ़िया आराम से बैठ के बकायदा बफे का आनंद आनंद लेते हैं, सब कुछ देखते हैं कि यार, और पता करते हैं कि यार इनका रिटर्न में तो ये शो कर रहे हैं, और खर्चे, आपकी फॉरेन ट्रिप्स, पता चले आप इनकम टैक्स तो 2-3 लाख ही भरते हैं और हर साल थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस घूम के आते हैं। तो आपकी इनकम से अगर आपके एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन बैज ऑफ फ्रॉड्स। ट्रांसफर फॉर नो कंसिडरेशन। आपने बिना किसी रीजन के एसेट ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ को, अपने रिलेटिव्स को,
ये सारी क्या हैं? कॉमन वेजेस हैं। इंगेजिंग इन इलीगल एक्टिविटीज, डीलिंग इन कैश, पूछा जा सकता है आपसे, डीलिंग इन कैश, फॉल्स डॉक्यूमेंट आप बना के रखे हो, फेलियर टू कोऑपरेट विद द आईआरएस, दीज ऑल आर दी रेड फ्लैग्स, जिससे आईआरएस को पता चलता है और वो आपके लिए फर्दर इंक्वायरी नोटिस क्या कर सकता है, इशू कर सकता है कि हमें आपके अगेंस्ट में रेड फ्लैग्स देखने को मिले। अब सर ये सारी चीजें हो गई, तो आपके अगेंस्ट में नोटिस आ सकते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि आईआरएस आपके अगेंस्ट में सैंक्शन या डिसबार्ड आपको कर दे, तो क्या वापस से आपको लाइसेंस मिलेगा या फिर से एग्जाम देनी चाहिए? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? एक बार आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए ड्यू टू आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कर दी, क्या लगता है आपको एग्जाम देनी पड़ेगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर से प्रैक्टिकल, अगर एग्जाम में ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप चोरी करते पकड़े गए और 5-10 साल बाद आईआरएस से आप बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं तो सुधर चुका हूं, तो आईआरएस ऐसा बोलेगा क्या कि जाओ फिर से एग्जाम पास करो, इनरोल्ड एजेंट बन के? और नहीं। तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिटीशन फॉर रीस्टेटमेंट कब होगा, कि आपको वापस से लाइसेंस कब मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको डिसबार्ड कर दिया गया, कम से कम 5 साल हो जाने चाहिए। आफ्टर द एंड ऑफ द सस्पेंशन पीरियड आप क्या करोगे? सबसे पहले तो वेट करोगे, 5 साल तक आपको कुछ भी नहीं होगा, फिर रिटर्न पिटिशन आपको फाइल करना पड़ेगा ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपीआर के पास में। आपको अपना गुड कंडक्ट शो करना पड़ेगा कि देखो मैंने 5 साल मैंने, आप मेरे अगेंस्ट में सारी इंक्वायरी करवा के देख लो, मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई मेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं, मैं अपना इनकम टैक्स भी प्रॉपर कर, और फिटनेस टू रिज्यूम द प्रैक्टिस। दे कैन टेस्ट योर नॉलेज ऑल्सो कि मैं स्टिल, आपने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया था बट स्टिल मैं अपने इस पर्टिकुलर एरिया से क्या था, अवेयर था। तो वो ये सारे रीजन आपको रिटर्न में देने पड़ेंगे। इंक्लूड डॉक्यूमेंट सच एट सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडीशन, प्रूफ ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन। जैसे देखो आपको प्रूफ ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन देने पड़ सकते हैं कि देखो मैंने इतने सारे सेमिनार वेबिनार अटेंड करे, एफिडेविट देना पड़ेगा। और आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद ओपीआर के पावर के पास ये पावर है, ये डिस्क्रिशनरी होना चाहिए या मैंडेटरी होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मे या कंपलसरी? नहीं, मेडिकल से रिलेटेड कंडीशन नहीं है, मतलब हम, आप नॉलेजेबल हो अभी भी, तो इट इज नॉट एन ए मैंडेटरी रिकमेंडेटरी, ये रिकमेंडेटरी है कि आईआरएस आपकी उस प्रैक्टिस को क्या कर सकता है, री इंस्टेट कर सकता, और उन्होंने एक बार अगर कर दिया तो काम हो जाएगा। अब बहुत सारी पेनल्टीज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें वन ऑफ देम आ रही है आईआरएस सैंक्शन 6694। अगर मैंने कहीं सेक्शन मेंशन किया है तो इंपॉर्टेंट है। एक आ रहा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कंप्लायंस पेनल्टी। नाम से सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा है, ये व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज है, किससे रिलेटेड है? हम्म? सर आईआरसी सैंक्शन 6694 पेनल्टी कहीं ना कहीं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है। अगर मैं आपसे एक इमीडिएटली क्वेश्चन पूछूं कि सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर तो सीपीए, अटॉर्नी और ईए ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स? मेरे को देखना है कितने लोग फॉल्स लिखते हैं, कितने लोग ट्रू लिखते हैं। पुराना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते पता चलेगा ना। तो फिर एएफएसपी क्या होता है? तो फिर बहुत सारे लोग, पीटीआईएन होल्डर कौन होते हैं? क्या दे आर नॉट कंसीडर एज ए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर? तो ध्यान रखिए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हु वायलेट आईआरएस रूल्स बाय प्रिपेयरिंग इनएक्यूरेट और इम्प्रॉपर रिटर्न्स, तो आपके अगेंस्ट में, अगर आपने इनएक्यूरेट और इम्प्रॉपर रिटर्न फाइल किया तो आपके अगेंस्ट में पेनल्टी लगाई जा सकती है। और हु इज टैक्स रिटर्न प्रिपेयर? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें एक ही है, कॉम्पनसेशन। हमेशा याद रखो, एनीबडी कैन बी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अगर वो पीसीआईएन होल्डर है, और वो ये सीपीए, अटॉर्नी
EA, PCN होल्डर और IRS एनुअल फाइलिंग सीजन प्रोग्राम, इफ दे आर फाइलिंग फॉर अ कॉम्पनसेशन, तो इनके अगेंस्ट में पेनल्टी लगाई जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर पेनल्टी क्लाइंट के ऊपर लगाई जा सकती है क्या? अनुभव से बताइए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कई बच्चे लिख रहे हैं यस। नहीं लगाई जा सकती बेटा, क्लाइंट प्रिपेयरर नहीं है। ठीक है, प्रिपेयरर पेनल्टी कभी भी क्लाइंट के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। अब एक वर्ड आ रहा है, ये पेनल्टी काफी पूछी जाती है, तो मैंने आपको विजय माल्या का एग्जाम्पल दे दिया है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप पूरी जगह लगा सकते। अंडर स्टेटमेंट ड्यू टू अनरीजनेबल पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनकम टैक्स में अगर कोई भी एक वर्ड आएगा, अनरीजनेबल पोजीशन। अब ये पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा डिडक्शन क्लेम कर लिया है, कोई ऐसी इनकम को एग्जम्प्ट करा लिया है जो इनकम टैक्स की नजर में अनरीजनेबल है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, ये राज हैं, ये विजय माल्या हैं, इन्होंने $5 मिलियन का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ याच एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंडिचर क्लेम किए। ये याच में जाते हैं अपने और बोलते हैं कि भैया ये तो मेरे बिजनेस के लिए एक एंटरटेनमेंट है, इसमें मेरे क्लाइंट आते हैं, उनके साथ में मैं मीटिंग करता हूं, बिजनेस मीटिंग्स करता हूं, तो इसकी मुझे रिडक्शन मिलना चाहिए। तो इनकम टैक्स की नजर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये तो एक प्रकार से पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर किसी भी प्रकार की अनरीजनेबल पेनल्टी किन किन लोगों के ऊपर लगना चाहिए, क्लाइंट के ऊपर लगना चाहिए या प्रिपेयरर के ऊपर भी लग सकती है? अगला क्वेश्चन आपसे यही है, ये इस क्वेश्चन में राज के ऊपर लगेगी या राज और मालिया दोनों के ऊपर लगनी चाहिए? लिखते जाओ, मैं पढ़ रहा हूं। दोनों के ऊपर लगेगी यार, मैं हेल्प कर रहा हूं। अगर मैं आपको पर्सनल खर्चों के लिए अलाउ कर रहा हूं, तो आपने अनरीजनेबल पोजीशन कोई स्पेसिफिक वर्ड है, या हम ये कह सकते हैं इनकम टैक्स में क्लेम किया गया हर खर्चा, हर इनकम, कोई एक्सपेंडिचर, इनकम, क्रेडिट्स, रूल्स वायलेशन, सभी चीजों को हम पोजीशन बोल सकते हैं। कई बच्चे हिंदी वाले बोल रहे हैं कि सर ऐसे बैठ के लेटना, सर पोजीशन तो नहीं बोल रहे आप कहीं? अरे वो पोजीशन नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, कि आप आराम कर रहे हो। पोजीशन मतलब आप जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एज पर दी लॉ, एज पर दी फैक्ट, क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो यू डोंट नीड टू मग अप द थिंग्स। आपको क्या करना है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिख के दिया है, तो ध्यान रखिए। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर इज पेनलाइज if they prepare a return that result in understatement of tax liability due to position that lack the reasonable basis। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 20% 30%, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैक रीजनेबल बेसिस और एक ऐसी पोजीशन जो कि इनकम टैक्स के लॉ के एक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड द अनरीजनेबल पोजीशन। अगर आप ये करते हो तो प्रिपेयरर के अगेंस्ट में क्या लगाई जा सकती है? अभी हम प्रिपेयरर पेनल्टी पढ़ रहे हैं, अभी क्लाइंट की पेनल्टी नहीं पढ़ रहे हैं, पर दोनों के अगेंस्ट में लग सकती। तो सर क्या हम ये बोल सकते क्लाइंट के लिए ये अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी की पेनल्टी भी हो सकती है? कैन वी से दैट? यस, ये एक तरीके से अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट के अगेंस्ट में और प्रिपेयर के अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में क्या लग सकती है। आगे बढ़ रहे हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ये सारी पेनल्टी काफी, कल के लेक्चर में तो और भी पेनल्टी को हम रीडिंग करेंगे, एक लिस्ट में तो आपको दूंगा, लेकिन ये स्पेसिफिक पेनल्टीज है।
फॉर्म नंबर 8275 इज यूज टू टैक्स पेयर एंड टैक्स, देखो, टू डिस्क्लोज पोजीशन ऑन टैक्स दैट मे नॉट बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाई IRS रेगुलेशन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको इसके ऊपर दूंगा। देखो, इनकम टैक्स में कई बार क्या होता है ना कि आपको ही नहीं पता होता कि यार ये पोजीशन वैलिड है या नहीं। मतलब आप कोई किसी आप सोचो अमेरिका में आप रहते हो, आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, अब आपको नहीं पता कि इंडिया और गवर्नमेंट के बीच में टैक्स ट्रीटी है या नहीं है। तो आप मुझे बताओ, क्या इस प्रकार आपसे गलती भी हो सकती है ना कि आप अपना टैक्स कम पे कर दो, तो इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है अगर आप सर्टेन नहीं हो तो? क्या तरीका हो सकता है इफ यू आर नॉट सर्टेन कि ये मेरे फेवर में भी है और मेरे अगेंस्ट में भी? क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे? कॉमन सेंस लगता है यहां पर, कॉमन सेंस। तो सर हम कहीं ना कहीं अगर एक डिस्क्लोजर दे दें इनकम टैक्स को, फॉर्म नंबर 827 फाइल कर दें, IRS को बता दें कि यार हम इस प्रकार का ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, अगर हमारे अगेंस्ट में हो तो आप डिसअलाउ कर देना, उसके ऊपर हम टैक्स पे कर देंगे, अगर हमारे फेवर में आ जाए तो आप उसकी डिडक्शन दे देना। तो बताइए, क्या आपसे पेनल्टी लेना वाजिब होगा इस कंडीशन में, इफ अगेंस्ट? क्या ये पेनल्टी को वीव ऑफ किया जा सकता है क्या? इस प्रकार की पेनल्टी को वेव ऑफ किया, मैं पहले से इनकम टैक्स को एक फॉर्म नंबर 8275 में बता रहा हूं कि यार आई एम गोइंग टू डू दिस ट्रांजेक्शन। कई बार इसको लोग रूलिंग के नाम से भी जानते हैं। रूलिंग एक वर्ड पढ़ेंगे आप, रूलिंग, रिवेन्यू रूलिंग्स। आप क्या पढ़ेंगे इसको? रिवेन्यू रूलिंग्स। तो अगर मैं आपसे रिवेन्यू रूलिंग का मतलब पूछूं तो आप क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में लिखना जरा। मतलब हम एक पर्टिकुलर टैक्स ट्रांजेक्शन के बारे में पहले से ही गवर्नमेंट से क्या कर लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन ले ले रहे हैं कि यार हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमें नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, ये टैक्स पोजीशन वैलिड है या नहीं। तो इसी के लिए हम बोल रहे हैं 8275 फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर एक फॉर्म दिखाया जा रहा है। मैडम जानी पहचानी लग रही होंगी आप लोगों को? हम्म, कि नहीं लग रही हैं? थोड़ा शक्ल इधर उधर हो सकती है कॉपी पेस्ट करने में, है ना? तो मैडम का कहना है कि हम 18,800 वेलनेस ऑफ लीडरशिप रिट्रीट के लिए खर्चा कर रहे हैं एरिजोना स्टेट में, और हमारा स्केड्यूल सी में हम इसको एज ए डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक रिटर्न फाइल करने के साथ साथ डिस्क्लोजर दे दिया फॉर्म नंबर 8275। नाम है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन है, नेम है प्रियंका चोपड़ा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फॉर्म फाइल किया 1040, शेड्यूल सी में आपने बता दिया। क्या फायदा होगा इससे एग्जाम में अगर आ गया तो? क्या लिखोगे आप वहां पे, किस ऑप्शन को चूज करोगे बिना ऑप्शन देखे? व्हाट इज द पर्पस? सर डिस्क्लोजर इज मेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ एक्यूरेसी रिलेटेड पेनल्टी। तो फॉर्म नंबर 8275 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। ये फॉर्म नंबर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्यों फाइल किया जाता है? जिससे हम गवर्नमेंट को बता सके कि हमारे अगेंस्ट में क्या नहीं लगना चाहिए, पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे दो फॉर्मेट आपको मैंने बता दिए हैं, पूरा डिटेल यहां पर लिखा हुआ है। 18,000 फॉर वेलनेस एंड लीडरशिप रिट्रीट इन, स्टेट का नाम लिखें, ऑनर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग एंड लीडरशिप कंसल्टेंसी, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट इसको बोल सकती नहीं यार ये हमारे अकॉर्डिंग तो आपका पर्सनल नेचर का खर्चा है। यार कल को मैं बोलूं कि मुझे लीडरशिप डेवलप करनी है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, आई वांट टू बिल्ड माय लीडरशिप स्किल, आई वांट टू ट्रेन माई सेल्फ, सो जिससे मैं अपने अपनी पर्सनल सर्विसेज परफॉर्म कर सकूं। सो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर है वो इसको मानता है या नहीं मानता है। आपने तो हो सकता है किसी से कंसल्टेंसी ले ली, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो? तो अगर आपका काम चल गया तो शेड्यूल सी क्या है, ये वर्ड आ जाएगा। समटाइम पार्ट 3 में छोटे मोटे रेफरेंस आ जाते हैं। शेड्यूल सी क्या है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स? शेड्यूल सी है, आप जब आपका 1040 का रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब आप बिजनेस के खर्चों को क्लेम करते हैं, शेड्यूल सी में आपको लिखना पड़ता है कि ये मेरे एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल सी। तो जब आप उसके अंदर एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे तो आप उसको
तो सर फॉर्म नंबर 827 वेरी इंपॉर्टेंट है, डज नॉट क्लियरली मीट द IRS सब्सटेंशियल अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स। ये वर्ड लॉट ऑफ टाइम यू विल सी द वर्ड, कौन सा वर्ड सर? सब्सटेंशियल अथॉरिटी। तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं, सब्सटेंशियल अथॉरिटी का मतलब आप लोग क्या जानेंगे? ये वर्ड आएगा, डज नॉट क्लियरली मीट सब्सटेंशियल अथॉरिटी। किसी ने अभी तक सही नहीं लिखा है। सब्सटेंशियल अथॉरिटी का मतलब यह है कि इफ यू आर टेकिंग एनी पोजीशन अंडर द इनकम टैक्स लॉ, द पर्टिकुलर पोजीशन शुड मीट द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स। सर ये क्या बोल दिया आपने? इफ यू आर टेकिंग एनी पोजीशन अंडर द इनकम टैक्स लॉ इट शुड बी मेट सब्सटेंशियल अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर मैं एकदम बिल्कुल लेमन टर्म में बोलना चाहूं कि कोई भी ऐसी पोजीशन, कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस लीगली वैलिड है अगर उसकी सब्सटेंशियल अथॉरिटी है किसी प्रोविजन के, किसी एक्ट या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ गया ये बात कि नहीं? ये टेक्निकल वर्ड है, सुन के ही समझ में आएंगे, पढ़कर नहीं आएंगे। शुड आई मूव फर्दर? हाँ, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया इज अ वेरी गुड वर्ड। डिस्क्लोज रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्यूरेसी रिलेटेड पेनल्टीज फॉर बोथ द टैक्स पेयर एंड प्रिपेयर। तो एग्जामिनर आपको एक केस स्टडी दे सकता है, जैसे मैंने आपको प्रियंका चोपड़ा की केस स्टडी दी, और नीचे वो लिख देंगे कि उन्होंने फॉर्म नंबर 8275 फाइल कर दिया। विल इट हेल्प नॉट टू इंपोज एक्यूरेसी रिलेटेड पेनल्टीज? तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो आपका आंसर होगा ट्रू। समझ में आ गया आपको कि नहीं? सर क्या चल रहा है भगवान जाने। बेटा ये तो सारी चीजें हैं। अब फॉर्म नंबर 8275R, आप एक और फॉर्म फाइल कर सकते हैं 8275R, जो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि हमें तो लग रहा है कि ये टैक्स के कॉन्ट्ररी है, बट स्टिल इसके ऊपर डिसीजन आ सकता है हमारे अगेंस्ट। यू आर गोइंग टू चैलेंज। दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 8275R? यू आर गोइंग टू चैलेंज। दोनों में बहुत डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है 8275R में और 8275 में। कैसे एग्जांपल दूं? जैसे आप एक सिग्नल पे खड़े हो और सिग्नल पे आपने येलो लाइट देखी होगी, येलो लाइट आपने ब्रेक कर दी, पुलिस वाला बोल रहा है कि भैया आपके अगेंस्ट में तो पेनल्टी लगेगी, और आपने बोला येलो सिग्नल पर गाड़ी क्रॉस करने से पेनल्टी नहीं लगती। ये हम दोनों ने डिसाइड करेंगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये आपने क्या किया? समझ गए कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज? क्या पुलिस के पास पावर है उस लॉ को बताने का कि येलो लाइट पे इस गाड़ी खड़ी करना होता है या नहीं खड़ी करना? निकल गए तो पेनल्टी है कि नहीं है? हु विल डिसाइड? कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन आपने जानबूझ के येलो पे निकाली ताकि आप उसको बोलना चाहते भैया अगर मैं क्रॉस ही नहीं करूंगा तो पेनल्टी नहीं लगेगी, तो हम कैसे पता करेंगे किसके पास जाएंगे? पहले रूल भी तो वायलेशन होना चाहिए ना। यार आप सोचो, आप रेड पे खड़े हो, क्या वो आपके अगेंस्ट में पेनल्टी लगा सकता? नहीं लगा सकता। नहीं बोला मैंने तो जानबूझ के ब्रेक करा है। अब उसने ब्रेक करा, वो बोले पेनल्टी लगेगी, बोले नहीं पेनल्टी नहीं लगेगी, चलो कोर्ट में डिसाइड करते हैं। आप फाड़ो मेरा चालान, मैं कोर्ट से वापस लेके दिखाऊंगा, वहां पे लिखा है कि येलो पे क्रॉस करने पे पेनल्टी नहीं लगती। तो आपने क्या किया, एक तरीके से आपने उसको बताने की कोशिश की कि वॉयलेशन ही आपने इसीलिए किया है बिकॉज यू वांट टू टेक द पोजीशन, मतलब आप लेना चाहते हैं, आप उस लॉ को कोर्ट के थ्रू या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू सेटल कराना चाहते, यू वांट टू चैलेंज द सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर अगर हमने जानबूझकर वॉयलेशन किया तो क्या फिर पेनल्टी लग जाएगी? अगला क्वेश्चन ये आता है, यहां पर भी नहीं लगेगी।
बात समझ में आ गई? पहले में था वॉयलेशन बाय चॉइस, नो सॉरी, वॉयलेशन बाय एक्ट, और यहां मतलब अनइंटेंशनल एक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे थे। तो ये दोनों काफी टेक्निकल क्वेश्चन बन जाते हैं। आएगी सब आपको चीजें क्लियर होते जा रही होंगी। अनरीजनेबल पोजीशन की पेनल्टी दी गई है। अब इस पेनल्टी को पढ़िए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना। सबसे पहले तो ये पेनल्टी किसके ऊपर लग रही है ये भी ध्यान देना है। प्रिपेयरर के ऊपर। तो क्या बोला गया है कि $1,000 और 50% ऑफ द इनकम डिराइव्ड बाय द प्रिपेयरर फॉर द प्रिपेयरिंग रिटर्न विच एवर इज ग्रेटर। इसका मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो रिटर्न फाइल किया उसके लिए जो भी फीस ली, उसका 50% और $1,000 विच एवर इज ग्रेटर की हम आपसे क्या ले लेंगे, पेनल्टी ले लेंगे। ये भी पूछी जाती है। IRC 66 Part 3 इज ऑल अबाउट पेनल्टी, ऑल अबाउट पेनल्टी। एग्जाम्पल दिया है मैंने, पढ़ लीजिए बेटा आप लोग, और बता देना समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, रीड दिस। 100 की हमने रिटर्न फाइल करने की ली, कि हम आपका रिटर्न फाइल करेंगे, हम आपसे $2,800 चार्ज करेंगे, और उसका 50% निकाला तो वो होता है 1,400। स्टेचुरी, ये दिस इज मिनिमम पेनल्टी है ना, ये मिनिमम पेनल्टी है। तो विच एवर इज ग्रेटर, 1,400 की आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगली पेनल्टी आती है, अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिसको सिर्फ आपने एक बार पढ़ना है। इससे रिलेटेड बहुत सारी पेनल्टीज की मैं आपको लिस्ट दूंगा, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ए प्रिपेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश कॉपी ऑफ द टैक्स रिटर्न ऑफ द रिफंड नॉट लेटर देन द टाइम प्रिपेयर गिव द टैक्स पेयर टू कंप्लीट द रिटर्न। उनका कहना है कि अगर आप किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी कॉपी आप उसको जरूर दीजिए। या तो आप किसी का रिटर्न फाइल करते तो आपने रिटर्न फाइल कर दिया, बोले हमने तो कॉपी नहीं, तो कॉपी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी दे सकते। लेकिन पेनल्टी के लिए एक सिंपल सा लॉ है, रीजनेबल कॉज एंड नॉट ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट, और इज $60 फॉर ईच सच फेलियर। 5 साल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैक्सिमम पेनल्टी पर कैलेंडर ईयर में ही लगाई जा सकती है। किसके ऊपर लगा रहे हैं ये वाली भी पेनल्टी, प्रिपेयरर के ऊपर। सर इंडिया में तो प्रिपेयरर करने के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पढ़ी है आपने इंडिया की, इंडिया में प्रिपेयरर के ऊपर कोई पेनल्टी? हम्म, इंडिया में कोई पेनल्टी नहीं है। जहां तक मेरा नॉलेज है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का कोई पेनल्टी नहीं है। चलिए, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ये ना ये बोले कि सर मेरा तो अभी LMS ही नहीं हुआ। कल के लेक्चर के, आज के लेक्चर के बाद आप ये लोग ड्यूटीज एंड रोल्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे बहुत हद तक। कुछ जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। When advertising their service, enrolled agent may use which one of the following phrase to describe their professional designation? क्या बोल रहे हैं कि आप अगर अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सर्विस का,
सर्टिफाइड टू प्रैक्टिस बिफोर द इंटरनल रिव्यू, सर्टिफाइड हो आप, एडमिट हो, या इनरोल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईआरएस, और लाइसेंस टू प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस, विच वन इज द करेक्ट वर्ड? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइसेंस भी कह रहे हैं कुछ बच्चे। यू आर गेटिंग द लाइसेंस। अरे लाइसेंस कभी नहीं मिलता एडमिट हो प्रैक्टिस करने का। लाइसेंस आपका इनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस है, बट वो कोई लाइसेंस नहीं है कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एडमिट टू प्रैक्टिस, सर्टिफाइड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर, और देखो यहां पर इनरोल्ड एजेंट, तो आपको लाइसेंस प्रैक्टिस करने का मिलता है, रिप्रेजेंटेशन करने का नहीं मिलता है। गेटिंग माई? तो ये छोटे छोटे वर्ड है, मैं कई बार लाइस, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन। Tax advisor should adhere to the best practice to in providing service to their client. Best practice include all the following except. जनरल नॉलेज देखो हमने नहीं, टैक्स एड शुड एडहेयर टू बेस्ट प्रैक्टिस, क्लियर कम्युनिकेशन पहला आ रहा है, नॉट चार्जिंग कॉन्टिजेंट फीस फॉर रिप्रेजेंटेशन, clear communication with client regarding the terms of the engagement, advising client regarding the impact of the conclusion reached, or establish of the relevant fact relating to the applicable law and arriving conclusion supported by the law and facts. Most of the students are saying A. ऑब्वियस ही बात है, कंटिजेंट फीस तो वैसे भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। हमने एक पढ़ा है ना कि कंटिजेंट फीस तो जनरली चार्ज नहीं करना चाहिए, ये पढ़ा है ना। कि चार्ज कर सकते हैं, तो कई जगह चार्ज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती बेटा, प्रैक्टिस एक अलग कॉन्सेप्ट है। कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होगा, समझना आसान होगा। फॉर्म नंबर अभी छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मुझे क्यों लग रहा है प्रीवियस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कई लोगों ने बी बोल दिया। Enrolled agent in the process of representing a taxpayer before the IRS, matter involving tax return, the tax return preparer filed claiming married filing jointly with her former husband. Former husband है, ध्यान रखना। The taxpayer former husband who also asked the EA to represent him for the same matter. Which of the following is true regarding the EA representation? तो सर ऑफिसर को बताना जरूरी नहीं है। तो सर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, तो बेटा पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पिछली बार भी इस क्वेश्चन को हम कर चुके थे, मुझे ऐसा याद आता है कि लास्ट क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था। कई बच्चे बोलते सर हमको ओटीपी क्लास में कराया करो, पर आप लोगों को पढ़ के भी तो आना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में ही कर लिया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ऑब्वियसली बात है, रीजनेबल होना चाहिए, नॉट फ्रिवुलस होना चाहिए, एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। हम्म, ये प्रोविजन हम पढ़कर आ रहे हैं। टीना इज ए विडो and maintain meticulous tax record. She has several files cabinets in her study of past year record. She is process of moving and ask which record need to be maintained. Which of the following statement is not correct? Tina should maintain copies of her basic record for at least 3 years. पढ़ा था क्या? Once her return is filed and accepted, she should
shared all her shred all her documents. Tina should maintain copies of her investment broker investment for 3 years after she sell them to prove the cost basis of her securities. The should maintain record for her purchase and all improvement of her house for basic calculation what she sells. Most of the student are saying B. ठीक है, क्या हम हमारे फाइल को नष्ट कर सकते हैं इमीडिएटली? वहां पे फॉल्स पूछा था, फॉल्स। कई बच्चे न जाने कहां उलझ रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है। छोटा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे तक आ रहा है। Circular 230 discuss standard for advising client with respect to tax return position and preparing a signing. Which statement is below true? A practitioner may not sign a tax return as preparer if the practitioner determined that the tax return contained a position that does not have realistic possibilities for being sustained on its merits, unless the position is not frivolous and adequately disclosed in the IRS. Unless the position is not frivolous and it is adequately IRS. A practitioner advised to a client to take position on the tax return, preparing and signing a tax return, must inform the client the penalties reasonably likely to apply to the client with respect to position advice prepared or reported. तो क्लाइंट को तो बताना ही पड़ेगा। सबने सी बोल दिया है। A practitioner advising a client to take a position on the tax return or preparing signing tax return as a preparer generally may rely in good faith without verification upon information furnished by the client. The practitioner may not, however, ignore the implication of information furnished to actually known by the practitioner and must make reasonable inquiries if the information furnished appear to be incorrect, inconsistent, improper, fact or another. सर डी तो पक्का लग रहा है, डी तो हो सकता है। क्या अकेले डी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं? तीनों हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग सर तीनों ही होंगे, और ऑब्वियस सी बात है सर, तीनों ही होने चाहिए थे। एडवाइस क्लाइंट टू टेक पोजीशन, मस्ट इन्फॉर्म द पेनल्टीज, ये तो हमको बताना पड़ेगा। तो जब ये दो हो गए थे तो ये दो का तो कोई ऑप्शन नहीं था, ये नहीं भी समझ में आ रहा था तो सी लगा देते। लॉट ऑफ स्टूडेंट आर सेइंग डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। आप सोचिए, आपको ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं फिर भी आप कर रहे हैं। ऑल द फॉलोइंग, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन ऑफ फीस इंफॉर्मेशन बाई रेडियो और टेलीविजन आर करेक्ट एक्सेप्ट द ब्रॉडकास्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड, must retain a recording of the actual transaction, may not contain specific fees information, the practitioner may appear live on the television or radio program. C. Why C? The practitioner may appear live on television or radio program. May. Most of the student are saying C. अब देखो, कई बार बेटा अपने को है ना थोड़ा सा अनुभव भी लेना पड़ेगा। देखो, ये तो हो ही नहीं सकता था कि क्या कंपलसरी है ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, सर इसको बाहर कर देते। और ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा है कि वो जो रिकॉर्डिंग हमें 3 साल रखना पड़ेगा, तो ए और बी तो ऐसे ही बाहर हो गए थे। ऐसा कहीं पढ़ा है आपको कि आप अगर कोई फीस कम्युनिकेट करते उसकी रिकॉर्डिंग आपको 3 साल तक रखनी? अरे जो चीज हमने पढ़ा नहीं वो तो वैसे ही बाहर होना चाहिए। लास्ट क्या था? प्रैक्टिशनर में अपीयर लाइव ऑन टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम। एक्सेप्ट बोला है वहां पे बेटा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, दैट्स वाई सी ए। बात समझ में आई कि नहीं? एक्सेप्ट। क्या फीस बताई नहीं जा सकती रेडियो पर? मेरा क्वेश्चन है। एक्सेप्ट पूछा, एक्सेप्ट है ना।
एक्सेप्ट वर्ड को ध्यान में रखकर करते तो हो जाता है आंसर, समझ गए होंगे कई बच्चे। एक्सेप्ट वर्ड। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल जाए। नहीं, इसका प्रोविजन अभी पढ़ना बाकी है हमने। चलिए इस जनरल नॉलेज वाला आंसर चाहिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिफंड ऑफ चेक। हम चेक को इनकैश कर सकते हैं क्या? पावर ऑफ अटर्नी मे बी यूज टू अथराइज द रिसिप्ट फॉर रिफंड चेक। टैक्स इंफॉर्मेशन अथोराइजेशन फाइल करना पड़ेगा क्या, और बोथ? बेटा ये क्वेश्चन मुझे जनरल नॉलेज से चाहिए यार। मेजोरिटी बच्चों ने बी आंसर दिया है। और देखो, कोई भी गवर्नमेंट आपको कैश करने का पावर नहीं देती, चेक को कैश करने का पावर आपको नहीं मिल सकता। कैशिंग ऑफ रिफंड चेक, कि चेक मिला उसको आप कैश में कन्वर्ट कर लो, कैसे मिलेगा ये पावर? दिस इज नॉट द पावर ऑफ आईआरएस, तो ये तो बाहर हो गया था। तीसरा लिखा था टैक्स इंफॉर्मेशन अथोराइजेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये कहीं था ही नहीं, कहीं नहीं पड़ा है। और बोथ द मस्ट बी यूज टू अथोराइज कैशिंग ए रिफंड चेक, भैया कैश करना कहीं भी अलाउ नहीं है। ये वर्ड पढ़ो, कैशिंग ए रिफंड चेक, ये वर्ड। तो सम टाइम आपको क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान से आंसर देना पड़ेगा। आपको फॉर्म नंबर सारे याद नहीं रहेंगे, 2848, कितने सारे फॉर्म याद रखोगे? अभी देखो 50 फॉर्म आएंगे। लॉजिकली सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अगेन ये क्वेश्चन भी लॉजिकली दे सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिशनर टू वर्क फॉर बोथ द क्लाइंट्स। The client must waive the conflict of interest in writing. The practitioner believe that she will still be able to provide competent responsibility, which is not a requirement. लिखा not. Written consent must be kept in 60 days. This provision was not there. हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमने 30 days का पढ़ा है, और वो भी रिटेन रखने का पावर नहीं था, कीप रखने का पावर नहीं था। बेटा यहां पर 30 लिखा होता तो भी एक, चलो यहां 60 की जगह 30 बोल देते तो भी गलत होता कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो भी गलत होता, पूछो क्यों? क्योंकि वहां बोला है कि रिटर्न कंसेंट शुड बी टेकन विद इन 30 days या शुड बी केप्ट इन 30 days, क्या लिखा है? और बेटा वहां तो वैसे भी मंथ लिख मारा उन्होंने। अरे रिटर्न टेकन लेना पड़ेगा, परमिशन रिटर्न में लेना पड़ेगी कागज में कि भैया मैं उसको भी अपीयर कर रहा हूं, आपको भी अपीयर कर रहा हूं। बात समझ में आती है? तो एक्सेप्ट वहां लिखा ना, नॉट ए रिक्वायरमेंट। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन बाई रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट आर करेक्ट एक्सेप्ट, ये दोबारा आ गया है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए रख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग कर कर सकते हैं अब। मतलब कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको एक काम करना है, दोनों का एक मॉक टेस्ट मुझे भेजना है। आज आप एक काम कीजिए, जो मैंने आप लोगों ने मुझे वादा किया है कि आप लोग जाएंगे सभी लोग ऐसे, और एक पूरा का पूरा एमसीक्यू का टेस्ट बनाइए, पूरा का पूरा। ये वाले दोनों, कितने क्वेश्चन है सर? 100 डाल दो, और देखो ऐसे मल्टीपल मिक्स करके, गोदागादी मत करो बेटा यार। ये 43 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या था? आई वांट टू चेक इट आउट। इसका रिजल्ट मेरे मेल पर भेजना मुझे। 43 क्वेश्चन, यूनिट 1 और यूनिट 2 का स्कोर आपका 85 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं आ रहा है तो पार्ट 3 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, कल के लेक्चर में यूनिट 3 को पूरी तरीके से क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। यू हैव सफिशिएंट टास्क टू कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।